आर्मी या उसके जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो सोल्जर कहीं पर टेंट लगाए हुए हैं। अब उन्हें एक पहाड़ पर चढ़ना है, उसकी हाइट मेजर करनी है। अब वो फीता लेके या मीटर लेके जाएंगे तो नहीं वहाँ तक नापने के लिए। आप कैसे आइडिया लगा लोगे कि एक प्लैनेट जो घूम रहा है, हमारा प्लैनेट भी घूम रहा है और दूसरे जिस पे हमें जाना है मार्स पे वो भी घूम रहा है। हम कैसे एक पत्थर फेंक के मार सकते हैं या कैसे एक रॉकेट फेंक के मार सकते हैं कि वो उसी जगह पर जाए परफेक्ट लैंडिंग। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नहीं है ऐसा। अब वो टेंशन, इवन टॉपर्स आर द कूलेस्ट। Do you think कि student must work on his personal branding? जैसे अब social media is also important for everyone, क्योंकि स्कूल के क्लासेस बैचेस सारी इन्फॉर्मेशन आपको छुट्टी तक की वो व्हाट्सएप पर मिलती है। एंड इवन स्कूल्स के खुद की वेबसाइट्स और चीज़ें वहाँ पर आपको दिख जाती हैं, तो स्टूडेंट को भी अपडेट रहना पड़ता है। नॉट इवन फॉर द स्टूडेंट, पेरेंट्स को भी रहना पड़ता है। सो स्टूडेंट को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, या फिर टू वर्कआउट कि जब वो 12th कर ले अपनी या फिर ग्रेजुएशन में हो तब स्टार्ट करें। अर्ली फेज में बेनिफिशियल रहेगा या फिर बाद में बेनिफिशियल? नहीं, अर्ली फेज में बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, बहुत काम आएगा। और पर्सनल ब्रांडिंग तो किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है और वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई और एम्प्लॉय हो, या एक आप एंटरप्रेन्योर हो, या आप एक क्या बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर हो। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग हमें क्या देती है बताओ? पर्सनल ब्रांडिंग हमें खुद को जानने का मौका देती है। एंड इवन इट वर्क्स एज अ शोकेस फॉर अस कि हमारे पास इतने सेक्शंस हैं एंड आई हैव दिस स्किल और मैंने ये भी अचीव करा है और यहाँ मेरा डिग्रेड भी है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग इज़ गुड, इवन बेस्ट, बट अगर आप उसे गलत तरीक़ों से शो ऑफ नहीं कर रहे हो तो आप उसको गलत तरीके मीन्स जैसे बच्चा अगर वीडियो बनाने के चक्कर में और सिर्फ वो स्वैग दिखाने के चक्कर में ये सब चीज़ें कर रहा है तो फिर वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आपको अपना स्किल दिखाने में पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा हो जो किसी और बच्चे के पास ना हो, या कोई और बच्चा आपको देख के मोटिवेट हो जाए। हो सकता है उस बच्चे को भी अपना खुद का स्किल पता चल जाए। तो पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी चीज़ है। किसी बच्चे को एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, वो वीडियो एडिटिंग कर लेता है, तो ये उसका अपना पर्सनल स्किल है और वो उसे ब्रांड करना चाहिए उसे। हो सकता है वो कुछ अच्छा कमाए। किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, हो सकता है वो लिखने में कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकता हो, या उसे कोई और मिल जाए। बिल्कुल मिल जाता है, कैलीग्राफी में बिल्कुल मिल सकता है। तो ये सब पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो अच्छी चीज़ है, और सही समय से अगर वो बच्चा पहचान लेता है उसे और उसे इम्प्लीमेंट करता है तो बहुत अच्छी बात है। विच इज द मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल फॉर अ स्टूडेंट? मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल जो है मैंडेटरी अगर ये सीखते हैं दैट विल बी अ वेरी ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर कि आगे जाके फ्यूचर में उनके पास करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आएंगी। मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल जो है बच्चे के लिए स्टूडेंट लाइफ में वो है लिसनिंग। लिसनिंग इज़ द मोस्ट रिक्वायरेबल स्किल नाउअडेज। इस टाइम के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में बच्चा एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो गया है, और जैसे ही वो 14, 15, 16 की एज में आता है, टीनेज आता है, एडोलसेंट बनता है, तब उसे लगता है कि अब मैं ही सही हूँ। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एग्रेसिवनेस? हॉर्मोन्स भी मानता हूँ मैं, और साथ साथ ही सोशल मीडिया का भी थोड़ा सा असर है। क्या हुआ कि पेरेंट्स भी ना अब बिजी हो गए हैं सब। अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चे के पास बैठ के बात करें। 4 साल के बच्चे को फोन पकड़ा, बस वही है। तो पेरेंट्स खुद बिजी हैं, और दूसरा इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि कई जगह पर पेरेंट्स दोनों बोथ मदर एंड फादर अर्निंग में वर्किंग है, तो वहाँ भी उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चा जो है वो ये सब चीज़ें लोनलीनेस फील करेगा, या फिर वो अपने आसपास किसी को देखेगा कि हाँ ये सोशल मीडिया का यूज़ इस तरह से कर रहा है तो शायद मैं भी ऐसे ही करूँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो एग्रेशन में बदल रही हैं धीरे धीरे। और इसके अलावा कुछ जो है वो ये हमारी मूवीज़, इन सब का भी असर होता है। और मूवीज़ में दिखाया था ना एक अकेला हीरो सारे उसको विलन्स को मार देता है, ऐसा मूवीज़ में ही होता है, एक्चुअल में नहीं होता है ऐसा। तो वो बच्चों के दिमाग में वो चीज़ नहीं आती। वो एज ही ऐसी है। एडोलसेंट एज जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, इमेच्योर एज है। लेकिन बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर को उसे गाइड करना चाहिए कि ये जो आपकी एज है, ये एज ऐसी है, इसमें आपको सही डायरेक्शन में जाना है, ना कि गलत डायरेक्शन में। अगर वो बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है
तो उस एज में संभल जाएगा। खुद या फिर मैं बच्चा हूँ तो मैं खुद कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ या गलत में हूँ? देखो आइडेंटिटी, सराउंडिंग की चीज़ें तो मुझे हमेशा से ही अच्छी लगेंगी। हाँ बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करने के लिए देखो सही गलत की कोई डेफिनेशन नहीं होती। हो सकता है जो मेरे लिए सही हो वो तुम्हारे लिए गलत हो, या तुम्हारे लिए सही है तो मेरे लिए गलत हो। तो सही गलत का सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन इतने से कर सकते हैं कि जिससे हमारा खुद का हार्म ना हो, हमारा नुकसान ना हो और हम किसी को डिसरेस्पेक्ट ना करें। बस इतना ही सही गलत स्टूडेंट लाइफ के लिए काफ़ी है। तो लिसनिंग स्किल जो है वो मैं मानता हूँ आज के समय में सबसे अच्छा है। अगर बच्चा, और लिसनिंग भी ऐसा कि वो सीखे समझे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। सामने वाले से मेरा मतलब है जहाँ वो स्किल सीख रहा है या जहाँ वो पढ़ाई कर रहा है, जहाँ वो एजुकेशन ले रहा है, तो वहाँ उसे लिसनिंग को अपना परफेक्ट स्किल बनाना चाहिए। नॉट इवन द लिसनिंग, ओवर द अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। ओवर द अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये तो एक मोरल हो गया, बट अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो आने वाले फ्यूचर के टाइम में, अब वैसे एनसीईआरटी और सीबीएसई ने भी इंक्लूड कर दिया है कि आपको एआई को यूज़ करना है। हाँ बिल्कुल, एआई को ज़रूर अपनाना चाहिए, हमें उसे अडेप्ट करना चाहिए। हम उससे बहुत हेल्प ले सकते हैं, बहुत टाइम बचा सकते हैं अपना, और हो सकता है हम मनी अर्निंग में भी हेल्प करें वो हमारे लिए। ऑल्सो हेल्पिंग, वो काफ़ी टाइम से हेल्प कर ही रहे हैं लोगों की, बट इवन डिफिकल्ट हो जाता है उसको पहचानना कि विच प्लेटफॉर्म इज़ बेटर। Yes, ये ठीक है, ये ज़रूरी है। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं अपने स्कूल से या अपने कॉलेज के आईटी टीचर्स से, वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में। काफ़ी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, टीचर करेंगे आपको हेल्प इस चीज़ में, जरूर करेंगे। I've saw many videos जहाँ थॉट्स आते हैं, रील्स बनती हैं, और बहुत जगह से सुना भी है। एक टीचर जो खुद बाइक से आता है, हाउ कैन ही टीच समवन कि तुम इतनी अर्निंग कर सकते हो अगर तुम ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि वो तो परफेक्शन के उसमें। प्रॉब्लम क्या है कि टीचर या तो अपने समय में फेलियर रहा है, अपने जो उसका टाइम था वो फेलियर रहा है। अब कंडीशन चाहे जो भी हो, फेलियर्स मेक्स अ गुड टीचर। हाँ फेलियर्स मेक्स अ गुड टीचर। कंडीशन चाहे जो रही हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो सकता है उसने उस टाइम पर एजुकेशन पर ध्यान ना दिया हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया हो, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ। तो अगर वो बाइक से आ रहा है, इट डजेंट मीन कि वो आपको नहीं आगे पहुंचा सकता। देखो टीचर जो एक रोड है जो आपको सिर्फ आगे जाने का रास्ता दिखा रहा है, सिर्फ इतना कर रहा है कि वो आगे आप जा रहे हो उस रास्ते पर ना, तो वो लैंप है, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। और जो वो ड्रीम आपको बता रहा है या दिखा रहा है वो पूरे आपको ही करने हैं। वो सिर्फ आपको काउंसिल कर सकता है, काउंसलर की तरह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बट वो आपको खुद वहाँ छोड़ के नहीं आएगा, उसके लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा रोल है। हालांकि मैंने ये कई बार देखा है कि बच्चे के दिमाग में भी आती है ये चीज़ें, आती हैं बच्चे के दिमाग में आज के समय में कि हाँ ये तो जब खुद ये नहीं कर पाए, ये बात सही है बिल्कुल। जब हम खुद नहीं कर पाए तभी तो आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सक्सेसफुल आदमी जो है अपनी कमियां भूल जाता है, बट फेलियर जो है वो कमियों को हर रोज़ उन्हीं कमियों को झेलता है, उन्हीं कमियों को फेस करता है, तो वो शायद आपको उस गड्ढे में गिरने से बचा सकता है। तो फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। एंड एक बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर मैं 10th और 12th के एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, हाउ कैन आई बिकम अ टॉपर? बहुत बेसिक सी चीज़। नहीं बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक कि इवन खाली स्टडी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मी अ टॉपर। नहीं बिल्कुल सही बात है। देखो सबसे पहली चीज़ है आपको डिसिप्लिन में होना। डिसिप्लिन का मतलब लाइन में खड़े रहना, लाइन में चलना नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको रेगुलर समय पे जो आप काम कर रहे हो वो करते रहना है। चाहे आप, अब मान लो आपने स्कूल में पढ़ाई की, आप घर आए, आपने आके उसे रोज़ का 15 मिनट देखा है, सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स आपने उसे देखा है जो आप स्कूल में पढ़ के आए हो, वही आपका डिसिप्लिन है। अगर आपने उसे एक भी दिन मिस नहीं किया, वो आगे घर पे आके देखना, वही डिसिप्लिन है। वही आपको आगे जाके किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन का रोल सबसे ज़्यादा है। आपको टॉपर अगर बनना है, आपको अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। आप चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन रोज़ पढ़ें। और जो आप एक बार पढ़ के आ चुके हैं स्कूल में या कहीं भी ट्यूशन वगैरह, उस पर फोकस ज़रूर करें घर आकर दोबारा। और अगर 12th की मैथ्स का ब्रेक डाउन करें या 10th की मैथ्स का, तो उनके सेक्शंस आप किस तरीके से डिफाइन करोगे कि हाँ
अगर मेरी 10th की स्टार्टिंग है सो मुझे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ये वाली चीज़ पढ़नी है, इस पर फोकस करना है, आगे इन चीज़ों पर और आगे इन चीज़ों पर। ईजी टू हार्ड की तरफ जाना चाहिए। वैसे तो एनसीईआरटी ने सब कुछ बाइफरकेट करके दिया हुआ है पहले से ही, तो उसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चैप्टर में ज़्यादा है। वैसे तो एनसीईआरटी ने सब दिया हुआ है कि सबसे पहले नंबर सिस्टम आएगा, उसके बाद फिर पॉलिनोमियल्स आएगा, फिर इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको देखना है कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हमें क्या करना है, हमें उसे चैप्टर वाइज बाइफरकेट करना है। हमें देखना है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, कौन से में से ज़्यादा आता है, कौन से में से कम आता है। और मैं मानता हूँ कि हमें कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही हम उसकी प्रिपरेशन Overview लेके चले। हाँ ओवरव्यू लेके जाएं, जरूर करना चाहिए हमें उसे, चाहे वो 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, सेम यही चीज़ें। और कई बार मैंने देखा है बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसका रोल आगे जाके हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, क्या यूज़ है। बहुत पाइथागोरस का क्या है? बहुत यूज़ है। देखो पाइथागोरस का क्या है, पाइथागोरस का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब एक पाइथागोरस खाली ये नहीं है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर और इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये खाली पाइथागोरस ये नहीं है। पाइथागोरस बहुत लंबी थ्योरम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड्स हैं। वो साइन थीटा कॉस थीटा को भी इंक्लूड करता है। पाइथागोरस एक्चुअली प्रूफ ही साइन थीटा कॉस थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से होती है। पाइथागोरस का रोल ऐसा है कि जो हमारे आर्मी या उसके जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो सोल्जर कहीं पर टेंट लगाए हुए हैं। अब उन्हें एक पहाड़ पर चढ़ना है, उसकी हाइट मेजर करनी है। अब वो फीता लेके या मीटर लेके जाएंगे तो नहीं वहाँ तक नापने के लिए। वो क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम मैथ में बोलते हैं इंक्लिनोमीटर। इंक्लिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसकी हेल्प से उसका एंगल मेजर कर लेंगे। अब क्या हुआ कि कुछ दूरी, नेक्स्ट डे वो कुछ दूर चले, मान लो उन्होंने 100 मीटर या 50 मीटर की कवरिंग की, और फिर उस पॉइंट पर जाकर उन्होंने क्या बोलते हैं जो हमारी पीक थी उसका एंगल फिर से मेजर किया। अब हमारे पास 2 एंगल मिल गए हैं। अब जो हमें बेसिक 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है, हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ करना है और पाइथागोरस का यूज़ करना है, हम उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है। अब बताओ ये मैथमेटिक्स का यूज़ है कि नहीं? प्रॉपर यूज़ है। कैसे नहीं है? सिविल इंजीनियरिंग में कितना यूज़ होता है मैथमेटिक्स का, स्पेस साइंस में कितना यूज़ होता है मैथमेटिक्स का, सबका यूज़। आप कैसे आइडिया लगा लोगे कि एक प्लैनेट जो घूम रहा है, हमारा प्लैनेट भी घूम रहा है और दूसरे जिस पे हमें जाना है मार्स पे वो भी घूम रहा है, हम कैसे एक पत्थर फेंक के मार सकते हैं या कैसे एक रॉकेट फेंक के मार सकते हैं कि वो उसी जगह पर जाए परफेक्ट लैंडिंग। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बच्चे इस चीज़ को सोशल मीडिया की हेल्प से सीख रहे हैं कि बताओ ये कहाँ यूज़ होगा। ये सब यूज़फुल है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सारी पढ़ाई यूज़फुल है, कोई पढ़ाई वेस्ट नहीं है, बेकार नहीं है। अबाउट द स्कूलिंग कल्चर, और स्टूडेंट में एक चीज़ रहती है कि मुझे कूलेस्ट दिखना है क्लास में, पर टॉपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मेजरली जो टॉपर की इमेज बनी होती है, घुंघराले बाल, अजीब सा फेस लुक। अब नहीं है ऐसा, अब नहीं है ऐसा। अब वो टाइम इवन टॉपर्स आर द कूलेस्ट। अब नहीं है ऐसा, अब ये चेंज हो गया। अब तो अच्छा, अब ना मोस्टली गर्ल्स टॉपर्स में निकल रही हैं। उसका रीज़न ये है कि वो ज़्यादा सिंसियर होती जा रही हैं धीरे धीरे। और दूसरा ये है कि पहले इतनी फ्रीडम नहीं थी जितनी अब फ्रीडम गर्ल्स को मिली हुई है। तो वो अच्छा है, अच्छी बात है अगर वो उसका सही यूज़ कर रही हैं तो ये बढ़िया है। लेकिन बॉयज़ को भी कंसंट्रेट करना चाहिए, वरना आप पीछे रहते चले जाएंगे और ये धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। एंड फॉर अ टीचर, एज अ टीचर, अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे इंक्लूड करने हैं और कुछ एक्सक्लूड करने हैं अपनी 12th और 10th तक, ये नॉट 12th और 11th को हम एक साइड रखते हैं, 10th क्लास तक, EVS हो, MSc हो, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। उनमें से कौन सा आपका सब्जेक्ट है जो आप इंक्लूड करना चाहोगे, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता है कि हाँ एक्सक्लूड करके भी काम अच्छा चल सकता है? देखो मैं ये मानता हूँ, वैसे तो सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। इंक्लूड कर सकते हैं, हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते किसी को। NCERT में जितने लोग बैठे थे उन सब ने बहुत अच्छे से बनाया है, पूरा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से बनाया, सब कुछ बढ़िया करके बनाया। तो हम एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते कोई भी सब्जेक्ट, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे ज़रूरी हैं, लेकिन इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड में हम लैंग्वेजेस की, जैसे हमने बात की अभी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का हमें इंक्लूड करना चाहिए और करते हैं, बहुत सारे स्कूलों ने किया हुआ है। फॉरेन लैंग्वेजेस की हुई हैं, इवन डिफरेंट स्टेट लैंग्वेजेस यूज़ की हुई हैं, तो वो जो है सब उसमें किया हुआ है। हम इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एक्सक्लूड जैसा कुछ है ही नहीं इसमें ऑप्शन। हाँ, बस ये कर सकते हैं कि बच्चे के ऊपर सब्जेक्ट का बर्डन ना डालें, कम से कम बर्डन रखें बच्चे के ऊपर। हैव यू सीन सुपर 30? Yes, I have seen with my some lovable students. If they are watching,
ऑल ऑफ यू आई होप रिमेंबर। तो सुपर 30 के अंदर एक बेसिक सी चीज़ जो मुझे लगी बहुत, वो सभी को अच्छी चीज़ लगी है, वो कॉमन सी चीज़, जो कंपैरिजन था बिटवीन अ मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, बहुत अच्छे से उसको क्लासिफाई करके दिखा रखा। इन द रियल सिनेरियोज आई डोंट थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल। इवन वो मूवी रियल सिनेरियोज के ऊपर ही बनी है, लेकिन अगर हम जाएं ग्राउंड रियलिटी पे, डू यू ऑल्सो थिंक कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं? देखो, इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा और बच्चे की गाइडिंग। अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिली हुई है तो बिल्कुल हो सकता है। आप अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से है, नहीं अफोर्ड कर सकता है इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो वो सरकारी स्कूल जा सकता है। हमारे सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं जैसा कि एक इमेज बनाई हुई है, बहुत अच्छे हैं, वहाँ जा सकता है बच्चा। बस उसे खुद को सीखना होगा कि मुझे क्या वहाँ से ऑब्ज़र्व करना है, अच्छी चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, बुरी चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है। अगर वो चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकता है वहाँ से। और गवर्नमेंट ने बहुत स्कूल्स ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है बच्चों को, तो वो जो है वहाँ जा सकता है। ठीक है। और अब तो गवर्नमेंट ने कई जगह पर गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली कोचिंग्स को भी स्टार्ट किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यूपीएससी तक की कोचिंग यूपी में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। बात वही थी सुपर 30 में भी कि वो 30 सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो यहाँ भी बात वही है। ऐसा गवर्नमेंट भी कर रही है, या गवर्नमेंट को भी नाम नहीं लेना चाहता मैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको कंपटीशन, ये प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये खुद 90% 100% स्कॉलरशिप देते हैं उन बच्चों को जो टॉप में आते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चे को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और स्टार्टिंग से। और अब गाइड की ज़रूरत मैं मानता हूँ कि इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया सबके हाथ में है। बहुत कम लोग ऐसे बचे हुए हैं हमारे देश के जिनके पास सोशल मीडिया नहीं है, बाकी सभी के पास है। और अगर नहीं भी है तो मैं कहता हूँ आप जाके किसी से पूछो। आज के टाइम में कोई मना नहीं करने वाला आपको बताने से, सही रास्ता दिखाने से कोई मना नहीं करेगा। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बुलीज इन स्कूल्स, जो बच्चे होते हैं करने वाले? बुलीज तो ये तो बहुत को पीट देते हैं। बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन इन सब से बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये सब चीज़ों से को अवॉइड करें ना ही इस एरिया में काफी है, हाँ, ये हमारा वेस्ट यूपी में ज़्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा है। और ये जो है हार्मफुल है, और कई बार कई बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई इस चक्कर में। कि उनके पास ऐसी चीज़ें आती कहाँ से हैं कि ये माइंडसेट की? ये पेरेंट सपोर्ट पहला, और दूसरा ये सोशल मीडिया जो है, बस यही दो हैं। किसी ने कूल दिखने के लिए कोई स्टेटस लगाया है और बस मुझे लगता है कि अब मुझे भी लगाना चाहिए, मैं भी इसके जैसा दिखूँ। तो बस वही है कि वो जो कूल दिखने का तरीका है ना, अब वो चाहे वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए हो, या फिर वो क्या कहते हैं, सबको ये दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास भी ऐसा कुछ है, यही है। इसकी जेलसी से ज्यादा दूसरी चीजों में हाँ, स्टडी की जेलसी नहीं रही है, बहुत कम है। और मैं मानता हूँ स्टडी की जेलसी होनी चाहिए बच्चों के बीच, मतलब बैड जेलसी नहीं हो, बैड जेलसी ना हो, बट ये है कि सिर्फ कंपटीशन। अगर आपके पास क्लास में 10 बच्चे हैं और वो 10 में से 5 अगर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ 4 ऐसे होंगे जो टॉप निकलेंगे, आगे जाके सक्सेसफुल होंगे, बिल्कुल होंगे 100%। तो ये ज़रूरी है। एंड एनीथिंग स्कूल कल्चर को जो हमारे चेंज करनी चाहिए, जो या फिर अडॉप्ट करनी चाहिए दूसरे? स्कूल कल्चर को जो अडॉप्ट करनी चाहिए या चेंज करना चाहिए, वो सिर्फ इतना हो सकता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम ना दें, बहुत ज़्यादा, जो ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम है वो ना दें, और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशराइज भी ना करें। प्रेशराइज ना करें का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, ख़ास करके एडोलसेंट एज में, या जो उनकी टीन एज है। टीन एज में बच्चा जो है एक बैलून की तरह होता है, अगर आप उसे ज़्यादा फ्री छोड़ोगे तो उड़ जाएगा इधर उधर, और ज़्यादा प्रेस करोगे तो फूट जाएगा। तो यही है वो, उसके बस इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए और स्कूल से। और अडॉप्ट करने के लिए तो कोई भी नया स्किल अगर कहीं दिखाई देता है तो वो ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए स्कूल्स को, क्योंकि वो हमारे लिए क्या पता कहाँ जाके कितना बेनिफिट देख, चाहे फाइनेंशियल गोल्स हों या फिर हमारे अपने जो एडवर्टाइजमेंट हो, इम्पोर्टेंट है। एनी लाइफ सिनेरियो जो हर स्टूडेंट को रेडी रहना चाहिए कि अगर मुझे ऐसी चीज़ फेस करने के लिए मिले तो मैं फेस कर पाऊँ, रियल लाइफ सिनेरियो जो? हाँ, रियल लाइफ सिनेरियो में की मैं अगर बात करूँ तो स्टूडेंट को फेलियर को एक्सेप्ट करने की जो
कैपेसिटी है उसकी वो अच्छे से स्टार्टिंग से फिल होके रहनी चाहिए। What are your point of view defining the failure? ऐसे समझो कि वो एक लर्निंग का प्रोसेस है। आपको जितनी बार फेलियर मिल रहा है आप उससे कुछ सीखते जाओ। मैंने खुद कई बार लाइफ में बहुत छोटे छोटे फेलियर्स एक्सेप्ट किए हैं। कई बार कुछ ऐसे रहे हैं जो मुझे हर बार फेस करने पड़े हैं उसी को, लेकिन मैंने उसमें ना कभी भी हार नहीं मानी और मैं कंटिन्यूसली उस पर वर्क करता रहा। धीरे 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 एट लास्ट मैं उसे अचीव कर ही गया, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी टाइम लगा। तो बस यही है। और सक्सेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बढ़िया कमाते हो या आपके पास फाइनेंशियल गोल्स आपके पूरे हैं। सक्सेसफुल होना यही नहीं होता। सक्सेसफुल होने का मीनिंग ये है कि आपको मेंटल पीस है, आप स्ट्रेस में नहीं हो और आप जो भी अपना काम कर रहे हो वो हैप्पीली कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो। बस यही एक जो हमें सीख के रखना चाहिए अपना। टाइम आपने हमें हनुमान जी की एक स्टोरी सुनाई थी cause we want more stories from you. ऐसी एक स्टोरी बताता हूँ। इसकी एक स्टोरी ये है कि एक साउथ में जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो सबसे पहला माना जाता है। उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक ग्लोब रखा हुआ है, ग्लोब जैसा कुछ एक गोल पत्थर सा रखा हुआ है, उसमें एक एरो है, ग्लोब के अंदर एरो, और उस एरो की जो डायरेक्शन है और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, वो मुझे याद नहीं है ऐसे, लेकिन इतना मुझे हिंदी में याद है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से लगभग 5 से 6 हज़ार किलोमीटर तक कोई लैंड नहीं है और सिर्फ बर्फ़ है। और जब उससे एक्चुअली मेज़र किया गया तो वहाँ वो जाकर निकला अंटार्कटिका में, जो कि बर्फ़ है पूरा का पूरा। और उस प्लेस से वहाँ तक कोई बीच में कोई भी लैंड नहीं निकला अब भी, आज के समय में भी। और वो मंदिर बना हुआ है 2100 ईयर्स अगो, यानी जब तक क्रिश्चियनिटी भी बना नहीं था, क्रिश्चियन जो हैं वो थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो उस टाइम पर इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन की हुई है, यानी कि उन्होंने साउथ पोल को डिफाइन कर दिया है उस टाइम पर। तो ये हमारा मैथमेटिक्स विद रिलीजन है।